हेलो गाइस, मार्शल कल्टीवेशन की इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा कि चोंगसा मास्टर को डिजास्टर से बचाने के लिए इमॉर्टल पिल्स को लेने के लिए फोर्स करता है, जिसपे मास्टर चोंगसा की बात मान इमॉर्टल पिल्स को ले डिजास्टर के अंदर इंटर कर जाते हैं। लेकिन उस डिजास्टर की पावर बहुत ज्यादा थी, जिस कारण मास्टर की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब आगे एपिसोड का स्टार्ट उसी सीन के साथ होता है जहां मास्टर की बॉडी अब उस डिजास्टर से पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो उनकी मैजिकल स्टिक के साथ नीचे आती है। मास्टर की बॉडी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय देख लिंगी रोते हुए चोंगसा से कहती है, हम मास्टर को इस डिजास्टर से नहीं बचा सके। लेकिन तभी स्क्रीन जाओ और उनके साथी मास्टर पर आती है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ जियोक्योंग पीक पर हुए डिजास्टर को सुन चोंगसा और लिंगी की ओर ही आ रहे थे। लेकिन इधर लिंगी तो मास्टर की बॉडी को डिस्ट्रॉय देख सदमे से रोते हुए चोंगसा से कहती है, ये सब हमारी गलती से ही हुआ है। तभी वहां जाओ और उनके साथी मास्टर्स की एंट्री होती है, जहां वो मास्टर आओ फैंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय देख सभी मास्टर्स हैरान थे। लेकिन तभी जाओ रोते हुए कहती है, मास्टर आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। इधर चोंगसा भी मास्टर की डिस्ट्रॉय बॉडी को देख रोते हुए कहता है, मास्टर आपके सिवा हमारा कौन ही था। लेकिन तभी वहां का मौसम फिर से बदलता है और एक तेज एनर्जी मास्टर की डिस्ट्रॉय बॉडी पर पड़ती है, जिससे मास्टर की डिस्ट्रॉय बॉडी में अब कुछ हलचल होने लगी थी। उस डिस्ट्रॉय बॉडी में हुई हलचल को देख वहां खड़े सभी मास्टर और डिसाइपल्स भी हैरान थे। लेकिन तभी मास्टर की डिस्ट्रॉय बॉडी में लाइफ ऑफ हेवन के फ्लावर्स निकलने लगे थे। उन फ्लावर्स को मास्टर की डिस्ट्रॉय बॉडी में एकाएक निकलता देख वहां खड़े सभी मास्टर हैरान थे। लेकिन तभी वो फ्लावर्स मास्टर की डिस्ट्रॉय बॉडी के चारों ओर चक्कर लगा मास्टर की मैजिकल स्टिक को लाइट ऑफ रिसोर्स की ओर ले जाने लगते हैं। मास्टर के स्टिक को इस तरह जाता देख वहां खड़े चोंगसा और लिंगी भी हैरान थे। लेकिन तभी सभी मास्टर और डिसाइपल्स की नजर लाइट ऑफ एनर्जी के रिसोर्स पर पड़ती है और वो लाइट ऑफ एनर्जी के रिसोर्स की ओर देख हैरान थे, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि मास्टर आओ फैंग थे। मास्टर आओ फैंग को दोबारा देख सासी सौ को जाओ के ब्रदर से कहती है, ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि किसी की बॉडी इस डिजास्टर से डिस्ट्रॉय होने के बाद भी उसकी सोल इमॉर्टल बन सकी हो। ये कैसे संभव है। सासी की बात सुन जाओ के ब्रदर मास्टर आओ फैंग की ओर देख हैरान हो कहते हैं, ये एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है और मास्टर ने इमॉर्टलिटी को हासिल करने के लिए अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया है। इस टेक्निक का यूज कर मास्टर आओ फैंग केवल एक टर्बाइड इमॉर्टल बने हैं। लेकिन इधर चोंगसा और लिंगी अपने मास्टर को दोबारा जिंदा देख बहुत खुश थे। तभी डॉक्सियन मास्टर अपने साथ खड़े मास्टर से कहते हैं, एक टर्बाइड इमॉर्टल की कल्टीवेशन पावर एक नॉर्मल कल्टीवेटर से बहुत कम होती है और इसकी हाईएस्ट लेवल केवल रियल इमॉर्टल रियलम तक होती है। लेकिन मास्टर आओ फैंग के फाउंडेशन को हुए नुकसान को देखते हुए ये केवल उस डिजास्टर से बचने का एक तरीका है, क्योंकि मास्टर ने सही टाइम पर डिसीजन कर टर्बाइड इमॉर्टल बनने की चॉइस की। क्योंकि उनके फाउंडेशन के वीक होने के कारण अगर वो नॉर्मल इमॉर्टल बनना चाहते तो शायद वो हमारे बीच जीवित नहीं होते। और तभी मास्टर आओ फैंग सभी मास्टर्स के पास आते हैं, जहां सभी मास्टर उन्हें इमॉर्टलिटी के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। तभी हम अगली स्क्रीन में लिंगी और चोंगसा को देखते हैं, जो कि मास्टर को अपनी ओर आते देख बहुत खुश थे। और तभी मास्टर उनके पास उन्हें ग्रीट करता है, जिसपे चोंगसा और लिंगी भी उन्हें ग्रीट करती हैं। मास्टर आओ फैंग को अपने डिसाइपल से मिलते देख वहां खड़े सभी मास्टर खुश थे। लेकिन जाओ के ब्रदर मास्टर आओ फैंग को जिंदा देख चोंगसा पर डाउट करते हुए सोचते हैं, जरूर चोंगसा ने इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम जाओ के ब्रदर ब्रू को देखते हैं, जो कि पिल्स मेकिंग स्क्रॉल को देखते हुए कहते हैं, जरूर चोंगसा ने कोई ऐसी पिल्स बनाई है जो मास्टर को इस डिजास्टर से सेव करने के काम आई, क्योंकि उनके फाउंडेशन की वीकनेस को देखते हुए इस डिजास्टर से बचना उनके लिए असंभव है। तभी स्क्रीन डॉक्सन ग्रैंड मास्टर वॉन्किंग पर आती है, जहां ईस्टर्न सी मास्टर वॉन्किंग से कहते हैं, ईस्टर्न सी की स्नैप नेवी पर हुए अटैक की बात तो सच है, लेकिन वास्तव में स्नैप नेवी ने हमारे डिसाइपल्स की प्रैक्टिस में परेशानी खड़ी कर रखी थी। और तभी स्नैप मास्टर ने जियोक्योंग पीक की डिसाइपल लिंगी पर अटैक किया, जिसपे लिंगी ने अपने प्रोटेक्शन के लिए स्नैप नेवी पर सोल ब्रेकिंग पिल्स का यूज किया और तभी सभी मॉन्स्टर मारे गए। इस मैटर में पूरी गलती स्नैप नेवी की ही थी, जिसपे मास्टर वॉन्किंग सोचते हैं तो मैंने उसे गलत समझा। लेकिन तभी जाओ के ब्रदर ब्रू बोलते हैं, ईस्टर्न सी के मॉन्स्टर का सफाया हुए लगभग 2 साल हो चुका है, लेकिन वो अब ईस्टर्न सी पे कॉन्फ्रेंस क्यों करना चाहते हैं, मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। जिसपे साथी मास्टर बोलते हैं, देखा जाए तो मुझे ईस्टर्न सी का बंटवारा महज एक बहाना लग रहा है, क्योंकि उन्हें ईस्टर्न सी की जमीन की आवश्यकता ही नहीं है, वो पहले से ही प्राप्त ईस्टर्न सी को ही नहीं यूज कर पा रहे हैं। जिसपे मास्टर वॉन्किंग बोलते हैं, मुझे भी इस ड्रैगन पैलेस की कॉन्फ्रेंस में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मैंने भी सुना है कि हाल ही में ड्रैगन पैलेस में विद्रोह हुआ था और वो अब ईस्टर्न सी पर कॉन्फ्रेंस क्यों करना चाहते हैं। शायद वो इस कॉन्फ्रेंस से बाकी वर्ल्ड की नजरों में एक अच्छी छवि बनाना चाहते हैं।
जिससे वो आसानी से ईस्टर्न कोस्ट को अपने अधिकार में कर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कंट्रोल कर सकें, जिसपे साथ ही मास्टर वॉन्ग किंग से कहते हैं और अगर ऐसा हुआ तो ईस्टर्न सी का कोस्टल एरिया शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। तभी मास्टर वॉन्ग किंग जाओ के ब्रदर ब्रू से कहते हैं अब आपको ग्रेट डिसाइपल्स की एक टीम बनानी होगी जो हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस में चल सके और तब तक जो डिसाइपल्स अच्छी परफॉर्मेंस करेगा उसे सम्मानित किया जाएगा। मास्टर वॉन्ग किंग की बात सुन मास्टर ब्रू बोलते हैं मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है और तभी स्क्रीन चेंज होती है। हम मास्टर ब्रू को चौंगसा के पास देखते हैं जहां मास्टर ब्रू चौंगसा को एक स्क्रॉल देते हुए कहते हैं क्या तुम ईस्टर्न सी के कॉन्फ्रेंस में चलना चाहोगे, क्योंकि मास्टर वॉन्ग किंग ने अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले डिसाइपल्स को सम्मानित करने के लिए कहा है। मास्टर ब्रू की बात सुन चौंगसा सोचता है शायद मुझे इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने से टर्न ऑन फायर मिल सके और अगर टर्न ऑन फायर टेक्निक मुझे एक बार मिल गई तो किसी भी अपोनेंट पर मेरा विजय पाना आसान होगा। लेकिन तभी चौंगसा मास्टर ब्रू को स्क्रॉल वापस करते हुए कहता है आपने मुझे इस योग्य समझा, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन मुझे डर है कि मैं आपको कहीं निराश ना कर दूं। जिसपे मास्टर ब्रू चौंगसा की ओर देख हंसते हुए कहते हैं तुम जितना शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हो बच्चे, लेकिन तुम उतने शरीफ नहीं हो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम पॉइजन रिफाइनिंग में एक्सपर्ट हो। तुमने पहले भी जूनियर लिंगी के लिए ब्रेकिंग सोल पिल्स की रिफाइनिंग की थी। मास्टर की बात सुन चौंगसा हैरान हो कहता है आपको इस मैटर में कैसे पता, जिसपे मास्टर उसके करीब आ कहते हैं मेरी ओर देख के बोलो ये सच है या नहीं। लेकिन तभी दूर खड़ी लिंगी चौंगसा को मुसीबत में देख एक बॉटल गिरा देती है, जिससे मास्टर का ध्यान चौंगसा से हट लिंगी पर आता है। मास्टर लिंगी को वहां देख चौंगसा से दूर जाते हुए कहते हैं अगर मैं सही हूं तो तुम इमॉर्टल पिल्स की रिफाइनिंग के लिए रॉ मटेरियल लेने बेजू कॉन्टिनेंट गए थे और तुमने कोई अच्छी तरकीब लगा एल्डर वान से पॉइजन गोल्ड स्टोव भी हासिल कर लिया और तुमने जाओ को भी वाइन के बदले इमॉर्टल पिल्स की रिफाइनिंग में शामिल कर लिया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मास्टर ब्रू की बात सुन लिंगी चौंगसा के पीछे छुपते हुए चौंगसा से कहती है सीनियर अब क्या होगा कुछ सोचिए। लेकिन तभी चौंगसा अपनी गलती मानते हुए कहता है मुझे पता है मैं अपने सीनियर से कुछ भी नहीं छुपा सकता। सीनियर मैंने इस एल्केमी नोट्स की हेल्प से इमॉर्टल पिल्स को रिफाइन किया था। इस एल्केमी नोट्स में इमॉर्टल पिल्स की मेकिंग की सभी टेक्निक्स हैं, लेकिन वो पिल्स मैंने अपने मास्टर के लिए रिफाइन की थी क्योंकि मास्टर का फाउंडेशन बहुत डैमेज था और अगर मैं इस पिल्स का यूज ना करता तो मेरे मास्टर इस डिजास्टर में मारे जाते। लेकिन इस पिल्स की मेकिंग में किसी और की कोई गलती नहीं है क्योंकि इस पिल्स की रिफाइनिंग के लिए मैंने ही उन्हें मजबूर किया था। मास्टर एल्केमी नोट्स की ओर देख ही रहे थे, लेकिन इधर लिंगी सोचती है सीनियर आप मास्टर को सब कुछ क्यों बता रहे हैं। और तभी मास्टर ब्रू एल्केमी नोट्स को बंद कर ही रहे थे, लेकिन तभी चौंगसा की बॉडी में वाइब्रेशन और बहुत सारी पावर्स बाहर निकलती हैं, जिसे देख वहां खड़े मास्टर ब्रू भी हैरान थे। लेकिन इधर चौंगसा उस एनर्जी से हवा में फ्लोट करने लगा था और उसकी बॉडी से निकल रही एनर्जी को देख मास्टर ब्रू कहते हैं क्या उसके पास एक एपिफैनी थी। लेकिन तभी हमें पता चलता है चौंगसा वर्चुअल रिफाइनिंग के 6 लेवल पर प्रमोट हो चुका है और तभी चौंगसा नीचे आता है, जिसे देख लिंगी कहती है सीनियर आपको क्या हुआ था। तभी मास्टर ब्रू चौंगसा से कहते हैं इमॉर्टल पिल्स की रिफाइनिंग के मैटर को अभी जाने दो और ईस्टर्न सी कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो, नहीं तो मैं तुम्हें बैन इमॉर्टल पिल्स की रिफाइनिंग के लिए सजा दूंगा। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। जिसपे चौंगसा ईस्टर्न सी कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए राजी हो जाता है। चौंगसा को राजी देख मास्टर ब्रू वहां से चले जाते हैं। मास्टर ब्रू के जाते ही लिंगी चौंगसा से पूछती है सीनियर क्या आपने मास्टर को इमॉर्टल पिल्स की पूरी टेक्निक बता दी। जिसपे चौंगसा उसे एल्केमी बुक देते हुए कहता है मैंने जानबूझकर सीनियर को गलत बुक दी। जिसपे लिंगी कहती है और आपकी एपिफैनी की बात। जिसपे चौंगसा कहता है एपिफैनी तो असली है लेकिन ये कल्टीवेशन झूठा था जिससे मास्टर हमारी बातों पर यकीन कर सके। स्टार्ट उसी सीन के साथ होता है जहां बेस्ट डिसाइपल की टीम के साथ सभी मास्टर्स ईस्टर्न सी में होने वाले कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने को जा रहे होते हैं। लेकिन तभी मास्टर अपने डिसाइपल्स को बताते हैं ड्रैगन पैलेस द्वारा आयोजित ये ईस्टर्न सी कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से ईस्टर्न सी पे हुए श्रैम्प मॉन्स्टर के एलिमिनेशन पे बेस्ड ऑन होगी और इस कॉन्फ्रेंस में मिलने वाले ट्रेजर को भी हमें अपनी फाइटिंग स्किल से हासिल करना होगा। अब मास्टर की इन बातों को सुन ऐसा लग रहा है मानो वो कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बल्कि किसी फाइटिंग के लिए जा रहे हो और उस ट्रेजर के बारे में भी हमें आगे पता चलेगा जिसके बारे में मास्टर अभी बात कर रहे हैं। तभी मास्टर अपने डिसाइपल्स को आगे बताते हैं ड्रैगन्स अपने ईस्टर्न सी में और भी पावरफुल होते हैं क्योंकि वहां उनकी पावर अपने रियलम की पीक पर होती है। जिस पावर का यूज कर ड्रैगन्स निश्चित रूप से कॉन्फ्रेंस में होने वाली चीजों को हार्ड करने का मौका नहीं छोड़ेंगे। मास्टर की इन बातों को सुन सभी डिसाइपल शॉक थे। मास्टर अपनी बातों से उन सभी डिसाइपल्स को शॉक देख कहते हैं आप सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप एक हाईएस्ट लेवल के कल्टीवेटर हैं जो कि हमारे लिए बेस्ट टर्निंग पॉइंट होने वाला है। इसलिए आप सभी को वहां होने वाले सभी मैटर्स से शांति से निपटना होगा क्योंकि वहां आज सभी वर्ल्ड की नजरें हमारे ऊपर ही होंगी क्योंकि अभी जो उनकी नेवी के साथ हुआ वो उसका जिम्मेदार हमें ही मानते हैं। इसलिए आप में से किसी को भी ऐसा कदम नहीं लेना है जिससे हमारे डॉक्सियन पे कोई आरोप साबित हो।
और ह्यूमन ताओइज्म के आचरण को भी बनाए रखना है। मास्टर की बातों को सुन सभी डिसाइपल्स उनकी बातों को मानने के लिए राजी हो जाते हैं। तभी स्क्रीन वहां खड़े चोंगसा पर आती है, जो कि मास्टर की बातों को सुन कुछ सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी वहां जाओ आती है। जाओ को अपने इतनी पास देख चोंगसा शौक था, लेकिन तभी जाओ बोलती है, मैंने हाल ही में एक फॉल्क रेमेडी के बारे में सुना है जो तुम्हारे अंदर के डीमन को ठीक कर सकता है। चोंगसा जाओ की बातों को सुन कुछ परेशान हो कहता है, आपको मेरी इतनी फिक्र करने के लिए थैंक्स। ये कहे चोंगसा जाओ से बचने के लिए डिसाइपल्स के पीछे छुप जाता है। लेकिन तभी जाओ की नजर चोंगसा पर पड़ती है, लेकिन चोंगसा वहां नहीं होता। चोंगसा को वहां न देख जाओ गुस्से से कहती है, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो। ये कहे जाओ फिर से चोंगसा के सामने गुस्से से कहती है, तुम मेरी रेमेडी को लेने से क्यों भाग रहे हो। क्या होगा अगर ये रेमेडी वाकई में काम करती हो। जिसपे चोंगसा जाओ की बात मान कहता है, सीनियर बताइए आगे मुझे क्या करना है। जिसपे जाओ मुस्कुराते हुए कहती है, जैसे पॉइजन ही पॉइजन को मारता है, वैसे मैं भी तुम्हें टच कर तुम्हारे डीमन को मार दूंगी। ये कहे जाओ उसे टच करने वाली ही होती है, लेकिन चोंगसा उससे दूर हटते हुए कहता है, सीनियर नहीं मुझे जाने दो। जिसपे जाओ कहती है, जब आप लिंगी के साथ होंगे तब भी ये डीमन आपको अफेक्टेड नहीं करेगा, इसलिए मैं इस रेमेडी को यूज करके ही रहूंगी। जाओ की बात सुन चोंगसा उससे बचने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन जाओ भी कहां मानने वाली, वो भी उसके पीछे भागने लगती है। उन्हें एक दूसरे के पीछे इस तरह भागता देख वहां बैठे डिसाइपल्स कहते हैं, आखिर ये क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी जाओ की नजर मास्टर वोंकिंग पर पड़ती है, जो उन्हें खांसता देख अपने कल्टीवेशन पर बैठने का नाटक करती है। जाओ को अचानक कल्टीवेशन पर बैठा देख चोंगसा हैरान हो कहता है, अच्छा जाओ इमॉर्टल वोंकिंग से भी बहुत डरती हैं, ये बहुत दिलचस्प बात है। लेकिन सीनियर जाओ को अपने पीछे दोबारा आने से रोकने के लिए कोई उपाय करना होगा, जिससे सीनियर का ध्यान दोबारा मुझ पे ना आए। ये कह चोंगसा अपनी मैजिकल पावर से जाओ के हाथों में एक रूबिक क्यूब देता है। जाओ अचानक अपने हाथों में आए क्यूब को देख हैरान और चोंगसा की ओर देखती है, जिसपे चोंगसा कहता है, ये एक रूबिक क्यूब है। और तभी चोंगसा अपने हाथों में एक रूबिक क्यूब को उछालते हुए कहता है, आज मैं आपको इस क्यूब को सॉल्व करने की एक न्यू टेक्निक सिखाऊंगा। ये कहे चोंगसा उस रूबिक क्यूब को सॉल्व करने लगता है। चोंगसा की सॉल्विंग टेक्निक को देख जाओ और साथी डिसाइपल्स भी हैरान थे। लेकिन तभी चोंगसा उस रूबिक क्यूब को सॉल्व कर जाओ की ओर देखता है। जाओ चोंगसा के क्यूब को सॉल्व देख खुद के क्यूब को सॉल्व करने का ट्राई करती है। लेकिन तभी क्वीन जुआन सीनियर चोंगसा से कहती है, सीनियर क्या मैं भी एक बार ट्राई कर सकती हूँ। जिसपे चोंगसा कहता है, क्यों नहीं आप भी ट्राई करो। जिसपे क्वीन जुआन उस क्यूब को चोंगसा से लेने वाली ही होती है, लेकिन तभी चोंगसा की नजर क्वीन जुआन की उंगली पर पड़ती है और वो उस उंगली को देख डरते हुए कहता है, अरे नहीं ये भी मुझे टच करना चाहती है। जिसपे चोंगसा के बहुत ही शॉकिंग इंप्रेशन के साथ स्क्रीन शिफ्ट होती है। हम ईस्टर्न सी में ड्रैगन पैलेस को देखते हैं, जहां खड़ा अनाउंसर डू अनाउंस को स्टार्ट करते हुए कहता है, आप सभी का ईस्टर्न सी के फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में आने के लिए धन्यवाद। आज इस कॉन्फ्रेंस के साथ हमारे सेकंड किंग एओई का 10th बर्थडे भी है। तभी स्क्रीन डॉक्सियन मास्टर और डिसाइपल्स पर आती है। सभी डिसाइपल और मास्टर ड्रैगन एम्पायर को देख बहुत शौक थे, क्योंकि वो वर्ल्ड डॉक्सियन से बहुत खूबसूरत था। तभी डू उन सभी को देख कहता है, इमॉर्टल वोंकिंग और इमॉर्टल जुआन यू, प्लीज आप दोनों इमॉर्टल टेबल पर हमारे किंग से कन्वर्सेशन के लिए आए। और तभी एक ड्रैगन लेडी दोनों मास्टर को इमॉर्टल टेबल की ओर ले जाने लगती हैं। तभी डू आगे बोलता है, बाकी डिसाइपल प्लीज डिनर एरिया की ओर जा आराम करें। डू की बात सुन सभी डिसाइपल डिनर एरिया की ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी जाओ की नजर वहां खुले एक मोती पर पड़ती है, जिसे देख जाओ उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन तभी स्क्रीन चोंगसा पर आती है, जो कि वहां के नजारे को देख काफी शौक था, क्योंकि वहां का एरिया वाकई में बहुत खूबसूरत था। तभी हमारी नजर एक ड्रैगन पर पड़ती है, जो कि चोंगसा और उसके साथी डिसाइपल्स को ही देख रहा था। तभी स्क्रीन ड्रैगन किंग पर आती है, जो कि दूर से ही उन सभी मास्टर और डिसाइपल्स को देख रहा था। इधर चोंगसा भी अपने प्लेस पर बैठते हुए वहां आए लोगों को ही देख रहा था। लेकिन तभी जाओ बोलती है, ये पैलेस तो बहुत शानदार है। लेकिन इधर चोंगसा अपनी कल्टीवेशन पावर से एयर ट्रांसमिशन टेक्निक का यूज करते हुए कहता है, ये टेक्निक केवल साउंड ट्रांसमिशन की ही टेक्निक नहीं है, बल्कि ये टेक्निक अपने आसपास की बातों को सुनने के काम भी आती है। साथ ही ये टेक्निक बहुत सेफ है, क्योंकि किसी मॉडल पावर को भी इस टेक्निक के यूज के बारे में नहीं पता चलता। ये कहे वो एयर ट्रांसमिशन टेक्निक का यूज करते हुए डॉक्सियन पर सीक्रेटली नजर रखने वाले बंदों का पता लगाने लगता है। और तभी उसकी नजर एक ड्रैगन पर पड़ती है। उसे देख चोंगसा कहता है, ये ड्रैगन बाकी असैसिन की तरह बिल्कुल नहीं है, इसमें कुछ तो खास है। और तभी उस ड्रैगन को एहसास होता है कि कोई उस पर नजर बनाए हुए है। चोंगसा ये जान सोचते हुए कहता है, वो मुझे कैसे देख सकता है, क्योंकि इस टेक्निक का एहसास तो इमॉर्टल तक को नहीं होता, तो वो मुझे कैसे देख सकता है। तभी स्क्रीन उस ड्रैगन पर आती है, जिसे पता चल गया था कि चोंगसा उसे ही देख रहा था। लेकिन तभी डू आगे अनाउंसमेंट करता है, आप सभी को पता है कि ड्रैगन्स का इतिहास बहुत ही लंबा है और हमारा ड्रैगन क्लैन ओल्ड एरा से ही सैकड़ों क्लैनों से बेस्ट रहा है। समुद्री विरासत के साथ कई कुख्यात मास्टर भी हमारे साथ हैं। लेकिन ह्यूमन और ड्रैगन्स के बीच दोस्ती को मजबूत करने के लिए हम एक विशेष प्रकार की चुनौती को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और उस चुनौती में पुरस्कार स्वरूप हम ड्रैगन पैलेस के कई वर्षों में एकत्र दिव्य खजाने का उपयोग करने वाले हैं। और वो पुरस्कार है ये ट्रेजर। उस ट्रेजर को
देख सभी मास्टर और डिसाइपल्स भी शॉक थे, लेकिन तभी डू आगे बोलते हैं, ये हमारे ड्रैगन पैलेस की पावर है जो हमने इस खजाने को खोज निकाला, क्योंकि बाकी वर्ल्ड की पावर इतनी नहीं कि इस तरह के खजाने को ढूंढ सके, इसलिए सभी डिसाइपल्स को एक्टिवली इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। उस ट्रेजर को देख डॉक्सियन डिसाइपल बांग बोलती है, ड्रैगन अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ही इस तरह के ट्रेजर को यूज करने वाले हैं, क्योंकि सभी वो ड्रैगन क्लैन की हुई दुर्दशा को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्वीन जुआन उसकी बातों को सुन उसे चुप करते हुए कहती है, मास्टर की बातों को मत भूलो, हम यहाँ किसी मैटर को बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। तभी चोंगसा उनकी बातों को सुन सोचता है, वाकई में ड्रैगन क्लैन की करंट स्थिति कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ड्रैगन फिनिक्स और यूनिकॉर्न के बीच हुई युद्ध से ड्रैगन क्लैन को काफी भारी नुकसान हुआ है, जिससे अब ड्रैगन्स की हालत पहले से बहुत खराब है। और अगर स्वर्ग के तीनों दाव की बात करें तो किंग एओ अभी भी अपने अतीत के बैटल में डूबे हुए हैं। लेकिन तभी अनाउंसर डू कहता है, किंग के ऑर्डर के साथ ही इस ह्यूमन और ड्रैगन्स की चुनौती को स्टार्ट किया जाता है। तभी स्क्रीन चोंगसा पर आती है, जो कि उसी ड्रैगन को अपने सामने देख शॉक था, लेकिन तभी वो ड्रैगन चोंगसा की ओर इशारा करते हुए उसे लड़ने के लिए बुलाता है। ड्रैगन को इस तरह फाइट के लिए बुलाता देख चोंगसा बहुत शॉक था। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।